देश का सबसे बड़ा नक्सली देवजी, जो कभी दूसरे नक्सलियों के सरेंडर का विरोध किया करता था, निंदा किया करता था, वो आज जो है खुद सरेंडर करने वाला है। आखिर देवजी के सरेंडर करने के पीछे कहानी क्या है? क्योंकि दूसरे नक्सलियों का वो विरोध किया करता था पहले। भैया, अचानक से देवजी अब सरेंडर करने वाला है, जो दूसरे नक्सलियों का पहले विरोध किया करता था। आखिर क्या कारण है इसका? देखिए, देवजी वो नक्सली था जो फिलहाल इस पूरे हथियारबंद संघर्ष को जारी रखे हुए था। दरअसल वेणुगोपाल राव यानी कि सोनू के समर्पण के बाद इसी देवजी ने कहा था कि इस हथियारबंद संघर्ष को हम जारी रखेंगे, और उसने सोनू और रुपेश को उस वक्त गद्दार और कायर तक कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि इन्हें उचित दंड जो है वो दिया जाए। अब दरअसल देवजी के समर्पण की खबर ने मुझे इसलिए चौंका दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि देवजी की इस जिद ने, इस लड़ाई जारी रखने की जिद ने हिड़मा, प्रभाकर, गणेश के जैसे सैकड़ों नक्सलियों की जान ले ली। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ आप ये समझिए। 15 अगस्त को पहली बार वेणुगोपाल राव, जो कि उस वक्त नक्सल संगठन के प्रवक्ता थे और अभय के नाम पर लेटर जारी करते थे, सोनू दादा ने पहली बार 15 अगस्त को एक लेटर लिखा। दरअसल वो लेटर जब उन्होंने लिखा तो बहुत एक सेफ हैंड के जरिए उस लेटर को हैंड टू हैंड भिजवाया गया, और हमारे साथी रौनक के हाथ में वो लेटर आया एक चिप के माध्यम से। तो तब तारीख हो गई थी 15 सितंबर, यानी 1 महीना लग गया उस लेटर को पहुंचने में। इसके बाद जो है वो लेटर हमने पहली बार विस्तार में ही ब्रेक किया था, और उसमें जो है उस लेटर में पहली बार खुलकर किसी पोलित ब्यूरो मेंबर ने और नक्सल संगठन के प्रवक्ता ने, आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा था कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। ये वो लेटर है। अगर मैं ये लेटर दिखा पाऊँ आपको, तो देखिए इस पे तारीख लिखी हुई है 15 अगस्त। इस लेटर में पहली बार एक और नई चीज़ हुई थी, इसमें पहली बार किसी नक्सली ने अपनी तस्वीर जारी की थी। ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि नक्सल संगठन में नक्सली अपने चेहरे को छुपा के बचा के रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वेणुगोपाल राव ने अपनी तस्वीर के साथ इस लेटर को जारी किया। इसका कारण ये था, वेणुगोपाल राव ये चाहते थे कि जब नक्सल संगठन के बाकी साथियों के पास ये लेटर पहुंचे तो वो इस लेटर का विश्वास कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ताज़ा तस्वीर है। ऐसे में उन्हें ये लगे कि हाँ, सही में ये लेटर वेणुगोपाल राव ने लिखा है, ये पुलिस की कोई चाल नहीं है। उसमें वेणुगोपाल राव ने ये कहा था कि हम अब ये मानते हैं कि हथियारबंद संघर्ष को आगे जारी रखना फ़ायदेमंद नहीं है, इसे रोकने का वक्त आ गया है, और जो भी हम बदलाव चाहते हैं समाज में, उसे हम लोकतांत्रिक तरीके से ला सकते हैं। इस लेटर के जारी होने के 4 दिन बाद 15 सितंबर को लेटर आया। सारे मीडिया संस्थानों ने इसे ब्रेक किया। उसके 4 दिन बाद ही 19 तारीख को एक और लेटर आता है। उस लेटर में सोनू की इस लेटर का विरोध किया जाता है। तेलंगाना राज्य समिति के द्वारा लेटर लिखा गया था। तेलंगाना राज्य समिति का प्रमुख है दामोदर, जो माना जाता है कि सीधे तौर पे देवजी का सबसे खास है। ये वो लेटर था। 19 सितंबर तारीख है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा सोनू की निजी राय है या पार्टी का निर्णय नहीं है। इसके आगे उसने सोनू के इस फैसले की कई निंदा जो है वो की थी। यानी कि पार्टी ने या देवजी ने आधिकारिक तौर पे कह दिया था कि युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति नहीं है, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इसका असर ये हुआ कि इसके मात्र 3 दिन बाद 22 सितंबर को अबूझमाड़ के जंगल में इनके 2 सबसे सीनियर नेता कोसा और विकल्प दोनों एक एनकाउंटर में मारे जाते हैं। यानी कि पहली कोई बलि अगर चढ़ा तो वो कोसा और विकल्प थे। किसकी? देवजी के जिद की। किस जिद की? कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। इसके बाद तारीख आती 14 अक्टूबर। इस बीच लगातार पत्र एक दूसरे के खिलाफ जो है ये लोग लिखते रहते हैं। 14 अक्टूबर को आखिरकार सोनू यानी कि वेणुगोपाल राव अपने 60 साथियों के साथ गढ़चिरौली में पुलिस के सामने जाकर समर्पण कर देते हैं। और इसके अगले दिन 15 अक्टूबर को रुपेश अपने 210 साथियों के साथ बस्तर में मुख्यधारा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये मुख्यधारा में शामिल होते हैं, ये खबर बाहर आती है। इसके तुरंत बाद मुझे याद है शायद 16 या 17 अक्टूबर को फिर एक लेटर आता है। फिर इस लेटर को जो है जारी करते हैं देवजी, और देवजी द्वारा ये कहा जाता है कि ये लोग तो गद्दार हैं, ये कायर हैं, और इन्होंने नक्सल संगठन को धोखा दिया है, क्योंकि ये लोग हथियार लेकर वापस पुलिस के पास गए हैं, जो हथियार नक्सल संगठन ने काफ़ी मुश्किलों से इकट्ठा किया था। तो देवजी के अलावा देखिए अब इसका असर क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने तब इस लेटर में लिखा कि सोनू और रुपेश जैसे नक्सलियों के चक्कर में बाकी नक्सली ना पड़ें। वो लोग पहले से ही जो गद्दारी कर रहे थे पार्टी के साथ, तो वो बाकी नक्सलियों से इस युद्ध को जारी रखने का आह्वान करते हैं। अब क्योंकि ये आह्वान किया जाता है, तो जो भी नक्सली थे उस वक्त वो वापस जंगलों में ही रुक जाते हैं।
जो इनके साथ वापस आना भी चाहते थे। उनमें हिड़मा भी शामिल था। लेकिन इसका असर क्या हुआ? 18 नवंबर को हिड़मा आंध्र प्रदेश के मेड्डरमल्ली के जंगल में इनकाउंटर में मारा जाता है। इसके बाद गणेश उइके मारा जाता है, प्रभाकर मारा जाता है और लगभग 100 नक्सली जो हैं वो अलग अलग इनकाउंटर में मारे जाते हैं। ये वो नक्सली थे जिन्होंने देवजी के आह्वान पर, देवजी की जिद पर जंगल में रहने का फैसला किया था। तो आज तामेश्वर ये चिंताजनक इसलिए है जब देवजी के समर्पण की खबर आ रही है, या ये दुखद इसलिए है कि देवजी की जिद ने इन नक्सलियों को एक दूसरा जीवन जीने का मौका नहीं दिया। हो सकता है आज जैसे देवजी मुख्यधारा में लौट रहा है, यदि इसने ये फैसला वेणुगोपाल राव के साथ लिया होता तो ये बाकी नक्सली हिड़मा, प्रभाकर, गणेश उइके से नक्सली भी जो हैं वो मुख्यधारा में लौट सकते थे या उनके पास भी एक बेहतर जीवन जीने का मौका होता। जो पोस्टर बॉय बोलते हैं जिस हिड़मा को, मतलब उसके इनकाउंटर के पीछे भी जो है एक तरह से इन्हीं का हाथ है, या फिर कह सकते हैं कि इन्हीं के जिद के कारण जो है उनका इनकाउंटर हो गया। देखिए हिड़मा को लेकर अगर बात की जाए तो आज एक बहुत बड़ा वर्ग, खास तौर पे बस्तर के युवाओं का और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों के युवाओं का, अगर आज आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको हिड़मा से रिलेटेड इतने गाने नज़र आएंगे, इतने रील्स नज़र आएंगे। बहुत बड़े वर्ग के लिए वो हीरो जैसा है। यदि एक बहुत बड़े वर्ग को हीरो जैसा लगता है और उन्हें लगता है कि हिड़मा जो है वो जल जंगल ज़मीन बचा रहा था, तो हिड़मा का देखिए अंत अगर पुलिस के आधार पे देखें तो ऐसा ही उसका अंत होना चाहिए था, क्योंकि उसने भी कई जवानों की हत्याएं की थी। तो पुलिस के जवान भी चाहते थे कि वो गोलियों से ही उसका जवाब दें। लेकिन यदि वो मुख्यधारा में लौटता तो उसके पास हो सकता है कि इन युवाओं को रिप्रेजेंट करने का एक मौका होता, और ऐसे मौके दिए गए हैं। तेलंगाना में सीतक्का की बात की जाए, वो पूर्व नक्सली नेता थी बड़ी, आज वो तेलंगाना सरकार में मंत्री हैं। कुछ ऐसे नक्सली भी हैं जो सरेंडर के बाद पत्रकार बन चुके हैं और बहुत बड़े संस्थानों में वो काम करते हैं, हमारे आपके मित्र हैं। कुछ ऐसे नक्सली जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। कुछ ऐसे नक्सली हैं जो इसके अलावा अन्य बहुत सारे काम करते हैं, यानी कि उन्होंने नक्सल संगठन को छोड़ने के बाद एक दूसरा जीवन शुरू किया और उसमें वो काफ़ी सफल भी हैं। तो ऐसे में हिड़मा, गणेश उइके, प्रभाकर जैसे नक्सलियों को भी ये मौका मिलना चाहिए था। प्रभाकर की बात करें तो प्रभाकर देखिए वो नक्सली है जो जब सोनू अपने 60 साथियों के साथ समर्पण करने जा रहा था तो प्रभाकर अपने 30 साथियों के साथ उसको मारने चले गया था, उससे हथियार वापस छीनने चले गया था। अब आप ये समझिए प्रभाकर का कद क्या है संगठन में। प्रभाकर था DKSZC यानी स्टेट लेवल का नक्सली। सोनू यानी वेणुगोपाल राव जो है वो देश का सबसे सीनियर नक्सली था, पोलित ब्यूरो मेंबर था, पार्टी का प्रवक्ता था। ऐसे में एक स्टेट लेवल का नक्सली सीधे खुद तो ये फैसला नहीं ले सकता कि वो वेणुगोपाल को रोकने चले जाए, यानी कि ये तय था कि देवजी के बोलने पर ही उसने ये फैसला लिया था। इसका असर क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले प्रभाकर जो है वो गढ़चिरौली में इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन वो देवजी जिसके बोलने पर वो जंगलों में रुका था, आज वो समर्पण करने वाला है। तो आज देवजी से ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आपके ऊपर जवानों की हत्याओं के आरोप तो हैं ही, लेकिन ये जो नक्सली आपके साथी थे उनकी मौत की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आपकी एक जिद ने इन सारे नक्सलियों को मरवा दिया। तो मुझे लगता है इसके अलावा अन्य और कई लेटर भी हैं, अगर आपने वो लेटर पढ़े होंगे। जैसे उस बीच जो है, क्योंकि लेटर्स का दौर चल रहा था ना, और इसमें ना एक और लेटर मुझे लगता है जिसके बारे में बात करनी चाहिए। आपको याद होगा नॉर्थ कम्युनिकेशन सेंटर, एक ऐसा वो था इनका नक्सलियों का, उस तालमेल कमेटी उसने भी सोनू को और रुपेश को गद्दार कहा। मैं वो लेटर एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ, अगर वो लेटर आपको नजर आए तो वो एक नक्सलियों की तालमेल कमेटी है, नॉर्थ तालमेल कमेटी, उत्तर तालमेल कमेटी। इस बारे में जब पुलिस से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले हरियाणा, पंजाब यानी उत्तर के इलाकों में, यूपी के इलाकों में नक्सल संगठन मजबूत था। इसके बाद वो हथियारबंद तो अब वो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी विचारधारा के कई लोग अभी भी उस इलाके में सक्रिय हैं। ऐसे में तामेश्वर ये वो लेटर है भैया, हाँ जो ये तालमेल वो लेटर का है। तो ये वो लेटर है। अब देखिए यहाँ आपको नज़र आएंगे कि वो बड़े जो कम्युनिस्ट चेहरे हैं ना, हाँ माओ और इसके अलावा बाकी लोग जो हैं ये सभी नज़र आएंगे। उत्तर तालमेल कमेटी, इसने क्या लिखा था, गद्दार वेणुगोपाल उर्फ सोनू को मिट्टी में गाड़ दो। 17 अक्टूबर का लेटर है, यानी उसके सरेंडर के 3 दिन बाद लेटर जारी हो गया। सक्रिय वैचारिक संघर्ष को मजबूत करते हुए लेनिनवादी पार्टी कार्यशैली और माओवादी नेतृत्व शैली में निपुण बनो। अब ये लेटर जब जारी किया गया
इस लेटर के द्वारा ये कहा गया कि सोनू जैसे लोग जो हैं वो पार्टी के लिए गद्दार हैं, उन्हें हमें मिटा देना चाहिए और इस संघर्ष को जारी रखना चाहिए। ये वो नक्सली हैं या ये वो नक्सल विचारक हैं जिन्होंने शायद कभी हथियार नहीं उठाया होगा। ये कहीं कंप्यूटर में दूर बैठे हुए हैं और वहाँ से पत्र जारी करते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि यहाँ का आदिवासी मरते रहे और आप वहाँ बैठ के पर्चा जारी करते रहें। देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है। यदि आपके अंदर इतनी क्रांति है तो उठा लो हथियार, खुद आ जाओ मैदान में। तो आप ये नहीं कर रहे हैं, आप लेकिन पर्चे जारी कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहें जो गोली खाकर मरते रहें ना। वो जो एक है ना कि भगत सिंह तो हर किसी को चाहिए लेकिन अपने घर पे नहीं चाहिए, बिल्कुल वैसी स्थिति यहाँ पे। तो दरअसल यही ये समस्या है कि आज जब सोनू के समर्पण की देवजी के समर्पण की खबर आई तो ये इसलिए चौंकाने वाली थी, इसलिए दुखद थी क्योंकि ये सारी जो पूरा घटनाक्रम था जिसे हम पिछले 1-1.5 साल से कवर कर रहे थे, ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने तैर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कितने ऐसे नक्सली थे जो हो सकता है जिंदा बचते, और ऐसा नहीं है, इस एनकाउंटर के दौरान ये जो युद्ध जो चला उसमें हमारे जवान भी शहीद हुए, अभी भी शहीद हो रहे हैं। आज भी एसटीएफ के एक जवान जो है वो कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में एक आईडी फटने से घायल हुआ है। अभी भी कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों के आसपास बटालियन के लगभग 100 माओवादी मौजूद हैं। बात तो तय है तामेश्वर कि ये जो लड़ाई जारी रखने की जिद थी देवजी की, उस एक जिद ने कई लोगों की जान ले ली। तो फिलहाल जब आज देवजी के समर्पण की खबर आई है, फिलहाल तो ये खबर ही है क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने अब तक उसे शो नहीं किया है। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस बात को लेकर हिंट किया है कि उसका समर्पण होने वाला है और उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। और बाकी एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि देवजी के बाद अब ऐसा कोई भी नक्सली नहीं बचेगा जो ये लड़ाई जारी रखे। हाँ, पापर और केसर जैसे नक्सली जो हैं उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि जिस नक्सली के बोलने पर वो हथियार लेके जंगलों में घूम रहे थे, वो अगर खुद ही मुख्यधारा में लौट आया ना, तो अब उनके पास कितने मौके बचेंगे। अच्छा, ये भी समझिए कि पापा राव के भी कितने साथी मारे गए। बुचन्ना मारा गया, दिलीप वेड़जा मारा गया बीजापुर में। तो पापा राव भी बहुत अकेला हो गया है, उसके पास बमुश्किल 4-5 लोग हैं और लगातार फोर्स की की घेराबंदी से वो बचते फिर रहा है। तो फिलहाल ये नक्सली भी जो हैं, ये भी मुझे लगता है कि जल्द ही इन्हें फैसला लेना चाहिए। सरेंडर करे ना करे उनका फैसला है, लेकिन हाँ, अब उन्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस नक्सली के बोलने पर वो लोग जंगलों में रुके हुए थे, हथियार लेके घूम रहे थे, यदि वो खुद समर्पण कर रहा है तो क्या आपको फैसला लेना है, इस बारे में तो आपको सोचना चाहिए। तो फिलहाल इस पूरे मुझे लगता है जो घटनाक्रम है इसमें सोनू वेणुगोपाल राव ने और उसके साथियों ने, चाहे रुपेश की बात करें चाहे अनंत की बात करें, इन्होंने जो बात कही थी, जैसे अनंत से जब मैं इंटरव्यू करने गया था गोंदिया के जंगलों में, तो उसने मुझे एक बात कही इंटरव्यू के दौरान। उसने कहा कि हथियार जो है वो हमारे इस संघर्ष का मात्र साधन है, वो साध्य नहीं है। यानी कि हथियारों के दम पे हम इस लड़ाई को सिर्फ जारी रख सकते थे, जीत नहीं सकते थे, या अंतिम लक्ष्य हमारा हथियार नहीं था। हम एक समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। तो अब सोनू, रुपेश और अनिल जैसे नक्सली कहते हैं कि ये बदलाव जो है वो हम बिना हथियारों के भी ला सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से ला सकते हैं। आज अगर देवजी वापस आता है तो हो सकता है कल अपने इंटरव्यू में वो भी यही बात कहे। तो जब उसे भी यही बात कहनी थी, तो ये बात अगर वो कुछ महीने पहले समझ जाता तो आज बहुत सारे नक्सली हो सकता है जिंदा होते और उनके पास भी एक नई जिंदगी जीने का मौका होता। तो फिलहाल जब देवजी वापस आएगा तो उससे बहुत सारे सवाल जो हैं हो सकता है, क्योंकि वो तेलंगाना में समर्पण कर रहा है और वहाँ जाके इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तेलंगाना के हमारे जो साथी हैं, जब वो देवजी का इंटरव्यू करेंगे तो उन्हें ये सवाल उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि आपकी इस जिद ने क्या इतने नक्सलियों की, इतने आपके साथियों की जान ले ली जो जिंदा रहते आज, जो जिंदा रहते आज। तो ये संजय भैया थे, जो देवजी सरेंडर करने वाला है उसके एक जिद ने कैसे कई नक्सलियों की जान ले ली है, उसे लेकर बात कर रहे थे हम।